करते हैं चैप्टर नया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक एक करके ध्यान से सुनते चलिएगा सब क्या क्या बोलना है। देखिए, न्यूटन्स लॉ में एक क्वेश्चन करवाए थे जो मंकी से रिलेटेड प्रॉब्लम था। वो था जैसे रोप और रोप पर ऐसे जो है मंकी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो क्लाइंब कर रहा था या डाउनवर्ड मोशन कर रहा था। तो अब मंकी का साइज इतना भी छोटा नहीं है कि उसको पॉइंट मास जैसा हम लोग देख पाएँ। अगर हम लोग अपने आँख से देखेंगे तो उसका कुछ लेंथ हाइट दिखाई देगा, उसको पॉइंट मास तो नहीं मान सकते थे। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब मंकी का एफबीडी बनाए थे, तो वहाँ पे बोले भी थे कि भले इसका लेंथ हाइट दिख रहा है लेकिन हम लोग इसको पॉइंट मास जैसा मान करके उस पॉइंट मास का मतलब हम लोग ब्लॉक ऐसे दिखाते भी थे इसके पहले। तो अगर ऐसे स्केल से मेजर किया जाए तो इसका लेंथ हाइट तो मेजर किया जा सकता है। क्लियर ना? जितने भी ब्लॉक हम लोग बनाए थे उसका लेंथ हाइट मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसको रियल में जो है हम लोग पॉइंट मास मान के ही सॉल्व करते थे। हर एक क्वेश्चन को हर एक ब्लॉक का पॉइंट मान के एफबीडी बनाते थे। तो जब मंकी का एफबीडी बनाते थे तो पॉइंट मास मान करके ऊपर टेंशन नीचे दिखाते थे। तो अभी तक सेंटर ऑफ मास से पहले जितने भी पार्टिकल बॉडी के बारे में स्टडी किए हैं वो पॉइंट मास मान के ही स्टडी किए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सेंटर ऑफ मास में हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी इसके पहले चैप्टर में पॉइंट मास मान करके हम लोग उसका सॉल्यूशन करते थे तो पॉइंट मास कहाँ पर लेते थे। जैसे मंकी है तो क्या इस मंकी का टोटल मास जो है क्या इसके सर पर रख देते थे या पूंछ के लास्ट पॉइंट पर रख देते थे टोटल मास को। ये भी तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मंकी को पॉइंट मास ही मान रहे हैं तो उसको कहाँ पर रखा जाए, उस मंकी के किस पार्ट पर रखा जाए। बोलेंगे कि यहाँ पर वो सही तरीके से पॉइंट कंसंट्रेटेड है। तो जो पॉइंट जहाँ पे मंकी या किसी भी ब्लॉक बॉडी सिस्टम को मतलब जैसे मान लेते हैं 3 मास हो गया M1, M2 और M3। तो M1 अपने आप में अकेले है, M2 अपने आप में अकेले है, M3 भी अकेले, लेकिन इसको एक सिस्टम माना जा सकता है। तीनों को मिलकर के एक सिस्टम मान सकते हैं। क्लियर ना? तो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग सबसे पहले जो इसके पहले पॉइंट मास मान कर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आज हम लोग ये जानेंगे कि उस सिस्टम का पॉइंट मास लाई कहाँ करता था, कहाँ रहता था, या उस बॉडी का सिस्टम सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर रहता है। क्लियर ना? तो इसमें जो है अभी तो जैसे हम अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करें किसी रॉड पर जिसका मास टोटल m है और हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं F, तो अभी तक हम लोग लेंथ नहीं लेते थे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक जिसको पॉइंट मास मानते हुए फोर्स लगाते थे और मास m रहता था, एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देते थे और ये मानते थे कि ये पॉइंट मास है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे जिसमें वो पॉइंट मास नहीं होगा बल्कि उसके पास कुछ लेंथ होगा, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी कुछ ऑक्यूपाई कर सकता है, कुछ इस टाइप की बॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लिया रॉड का, जिसका कुछ लेंथ है और उसके लास्ट एंड पर फोर्स लग रहा है और टोटल मास रॉड का m है। हम अगर पूछें एक्सेलरेशन इस रॉड का क्या होगा, बताया जा सकता है क्या? रॉड का एक्सेलरेशन बताया जा सकता है क्या? तो बोलेंगे सर रॉड तो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो हम जब कभी भी F = ma लगाते हैं ये किसी पॉइंट मास पे लगाते हैं। जब पॉइंट मास पे लगाते हैं तो रॉड का ऐसा नहीं पूछा जा सकता। आप किसी पॉइंट को डिफाइन करिए कि किस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन दे दिए कि एक पॉइंट A है यहाँ पर और एकदम मिड पॉइंट पर है जिसको B मान लेते हैं और इसको C मानते हैं। अगर तीनों पॉइंट में से पूछें किसका एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये किसका एक्सेलरेशन होगा, तो क्या बोलेंगे? पूरे सिस्टम नहीं पॉइंट बता दिया, सिस्टम का नहीं।
यहाँ तो अभी तो हम लोग जो पढ़ के आए हैं वो तो पॉइंट मास के बारे में पढ़ के आए हैं। तो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताएगा, F बराबर ma या A इक्वल टू F/L। तो बोलेंगे ये एक्सेलरेशन होगा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन होगा इस रॉड का टोटल मास जहां पर हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि टोटल मास जहां पर लाई कर रहा है। मान लेते हैं इस रॉड का टोटल मास यहां पर लाई कर रहा है, मान लेते हैं, तो जिसको बोलेंगे भी वही हम डेफिनेशन लिखवाएंगे भी, सेंटर ऑफ मास। क्लियर ना। तो ये एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका नहीं होगा, बल्कि ये टोटल F/m सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। अच्छा, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो बात की बात है। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी रॉड पर भी फोर्स लगा, भले इस पॉइंट पर लगा, जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका एक्सेलरेशन बता ही नहीं सकते हम लोग। क्लियर ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका एक्सेलरेशन बताना, लेकिन अभी भी बोले कि उसका जो टोटल सेंटर ऑफ मास जहां पे लाई कर रहा होगा वो किधर जाएगा, तो जिधर फोर्स लग रहा है ये पॉइंट उधर ही जाएगा, लेकिन ये पॉइंट किधर जाएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर ना। अभी धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन उसका दिमाग में उठ रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे और आंसर मिलता जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम इस मार्कर को जो है यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर ना। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हम किस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो बात कैसा होता था। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस पेन को ही हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पैराबोला पाथ गेन करेगा, नहीं हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर इसको पॉइंट मास मान लें या पॉइंट मास को थ्रो करें तब तो पैराबोलिक मोशन करेगा, लेकिन ये पॉइंट मास तो है नहीं, ये तो पूरा पेन है, इसमें कई सारे पॉइंट मास से मिलकर के पेन बना हुआ है, कई सारे पॉइंट मास होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से इसको थ्रो कर रहे हैं, तो ध्यान देखना इसको जो है ये ऐसे जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा था, ये रोटेट भी कर रहा था, शायद देखे होंगे ध्यान से, ये रोटेट भी कर रहा था ऐसे ऐसे से और आगे बढ़ भी रहा था। एक बार और प्रोजेक्ट करते हैं, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे ये रोटेट भी कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। तो अगर इसके, अब पेन पे मान लेते हैं, बाद में कर लेंगे। तो अब जो है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर इसे इसका वीडियो बना लें और उसको स्लो मोशन में वीडियो को देखें, तो जब ये ऐसे जा रहा था तो इस पॉइंट का पाथ इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि नहीं बताया जा सकता है। जैसे इसमें इस पॉइंट का पाथ देखेंगे तो कुछ इस टाइप का जिगजैग टाइप का आएगा। तो ऐसा इस मार्कर में कौन सा पॉइंट है जो एग्जैक्ट उसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगा, एकदम बिल्कुल। ये जो हाथ दिख रहा है, जो पाथ एक पॉइंट मास को फेंकते, एक पॉइंट मास जैसे ऐसे आता, इसमें से कौन सा पॉइंट है जिसका मोशन बिल्कुल पैराबोलिक होता, ऐसे नहीं होता, जिगजैग नहीं होता, उसी का नाम सेंटर ऑफ मास है। क्लियर। अच्छा, अगर हमें एंड पॉइंट का स्टडी करना है अगर, तो हम करेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास क्यों डिफाइन करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर लिए तो हम इस रॉड के बाकी पॉइंट का भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि जब ये ऐसे घूमते हुए जा रहा था, हम ऑब्जर्वर को क्या किए, वहीं बैठा दिए, उसको सेंटर ऑफ मास बैठा दिए। जैसे उसके सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर बैठेगा, ऑब्जर्वर जैसे सेंटर ऑफ मास बैठेगा वैसे ही वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में आ गया, वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में इस रॉड का कोई भी पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि या तो रेस्ट में रहेगा। जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन और किया जा सकता था, कौन सा, देखिए अब बिना रोटेशन के इसको फेंकेंगे, इसमें क्या रहेगा कि हर पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं डिफाइन हो पाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम इस तरीके से फेंकें, हम रोटेट करके ना फेंकें, हम इस तरीके से फेंकेंगे बिल्कुल ऐसे जाए, जाकर ऐसे गिर जाए, तो इसमें रोटेशन इन्वॉल्व ही नहीं है। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आइडियल तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, बिल्कुल एकदम ऐसा ही कब दिखेगा, कोई दिमाग लगाए बताए कब दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जब इसके सेंटर ऑफ मास पर हम पकड़ करके अपना फिंगर उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि हम केवल पॉइंट मास को फेंक रहे हैं। अगर इसके सेंटर ऑफ मास जहां पे लाई कर रहा है, अगर केवल उसको अपने फिंगर से पकड़ लें और उसको फेंकें, तो इसका मतलब हम किसी पॉइंट मास को फेंक रहे हैं। तो जब इसको ऐसे फेंकते हैं तो अब इसका रोटेशन नहीं रहा होगा।
क्लियर ना? अब आइडियल तो नहीं बन सकता, इसलिए वो ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था। सर कोई अगर जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास से थ्रो किया जाए, मतलब जैसे टोटल मास, जैसे अभी वही हम अभी इसका डिफरेंशियल लिखवाएंगे कि किसी भी बॉडी का जिस पॉइंट पर हम एज्यूम करें कि टोटल मास को लाई करा सकते हैं, वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। क्लियर ना? ये भी इसको भी डिराइव करवाएंगे कि कैसे ही आया, लेकिन फिलहाल आज नहीं, जब इसका जरूरत पड़ेगा तब नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी जो है ये आपको मान में चलना है। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता भी था तो किसका होता था? सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, अगर इस मार्कर को हमें उठाना है तो अगर ये मार्कर लेंथ में नहीं होता, एक पॉइंट होता, तो पॉइंट क्या करते, हम ऐसे उठा लेते ऐसे, और यहाँ तक उसको अपने फिंगर पे भी रख सकते थे। जो पॉइंट मास होता उसको अपने फिंगर पर रखते और टोटल पॉइंट मास यहाँ पर रुका रहता। क्लियर ना? लेकिन इसको क्या हम किसी पॉइंट पर ऐसे अपने फिंगर पर लेकर उठा सकते हैं क्या? नहीं, वो गिर जाएगा। लेकिन इसका एक जरूर ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं, ये मान सकते हैं, होता नहीं है, तो एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल मास जहाँ पे लाई करेगा, सिर्फ उसको अपने फिंगर पर रखेंगे तो ये मार्कर जो है वो रुक जाएगा। क्लियर ना? ये तो जिस पॉइंट पर ये मार्कर मेरे हाथ पर रुका हुआ है वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास है। सीधा करके भी करा सकते हैं। कैसे? ऐसे सीधा करके तो भी कोई सेंटर ऐसे, हाँ, तो वहाँ पे रोटेशन वाला पार्ट आ जाएगा। क्या होगा कि ये ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसका जो mg है और जो इसका नॉर्मल है वो दोनों बैलेंस कर लेगा। जैसे पॉइंट मास को यहाँ रख दिए तो रुका क्यों है? एफडी बनाइए, उस पॉइंट मास का एफडी बनाइए, तो mg नीचे, अब फिंगर से के द्वारा उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो नॉर्मल mg क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। सर तो लेकिन सेंटर ऑफ मास तो बीच में एज्यूम किए हैं। हाँ, तो सर आप बोल रहे हैं जिस पॉइंट पर रख के बैलेंस कर रहे हैं उसको सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया जाता है। हाँ, हाँ। उस हिसाब से तो नीचे वाला पॉइंट बना, यहाँ वाला पॉइंट बोल रहा है ना, बात सही है। वहाँ रोटेशन का पार्ट आ जाएगा कि इसको जैसे यहाँ से ये क्यों टिक नहीं पा रहा है, इसको टिक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ मतलब रोटेशन पॉइंट आ जा रहा है, और यहाँ पर क्या है कि mg नॉर्मल दोनों बैलेंस करके कैंसिल आउट कर दे रहा है, वो रोटेशन पार्ट आ जाएगा, ये इसको घूमने नहीं दे रहा है। क्लियर ना? इधर तो लेंथ पर लाई कर गया ना, तो इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन वो लोकेशन यहीं पर रहेगा। जैसे रोटेशन आप लोग पढ़े होते तो बता सकते थे आसानी से, आप लोग को समझ में भी आता कि इसका टोटल मास यहाँ होता और ये हमारे फिंगर से ऊपर रहता। जैसे हम ऐसे अगर रखते तो सेंटर ऑफ मास हमारे फिंगर पे नहीं होता, सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, और जो सेंटर मास यहाँ होता तो जब उसका एफडी बनाते तो mg नीचे लगता, नॉर्मल ऊपर लगता और दोनों बैलेंस करता। क्लियर ना? और जैसे यहाँ पर है रॉड के इस पॉइंट पर फोर्स लगा, लेकिन इसको क्या मानेंगे? अगर हम इसका F बराबर ma लगाएंगे तो बोलेंगे कि रॉड नहीं है बल्कि पॉइंट मास है, और इसके भले इस पॉइंट पर लग रहा था फोर्स ये F, लेकिन हम पॉइंट मास मानेंगे तो उसी पर फोर्स दिखाएंगे F। वैसे इसका भी भले सेंटर ऑफ मास यहाँ है और यहाँ पर mg लगेगा, हमारे फिंगर से कुछ ऊंचाई पर यहाँ पर mg लगेगा, लेकिन जैसे इसको पॉइंट मास मानेंगे तो उस पॉइंट मास को ये मान लेंगे कि यहीं पर रखे हुए हैं। क्लियर ना? और जितने फोर्स लग रहे हैं वो सभी फोर्स दिखाएंगे। क्लियर? हम 3 एग्जांपल लिए अभी तक, और तीनों एग्जांपल से ये बताने की कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ मास का मोशन में क्या इंपॉर्टेंस है और कहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, F बराबर ma कहां पर अप्लाई होगा। अब इसी में रॉड को इधर F लगा दिया और यहाँ पर 2F लगा दिया, टोटल मास m है, बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बोलेंगे कि सबसे पहले इस पूरे रॉड को जो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा उसको एक पॉइंट पर पूरे मास को रखेंगे जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं पर भी जहां पर होगा, और यहाँ पर जितने भी अलग अलग जगह पे फोर्स लग रहे थे उन सभी को पॉइंट मास पर लगाते हुए दिखाएंगे। इसका ये डायग्राम बनेगा, न्यूटन्स लॉ स्टडी करेंगे तो पॉइंट पर मान करके भले अलग अलग जगह लग रहे थे लेकिन अब लगाएंगे एक ही पॉइंट पर सभी को, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 2F में से घटाएंगे 2F माइनस F डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर ना? और ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसका आएगा? इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, उस पॉइंट का आएगा जो उस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन होगा। लग कहीं और रहा है, बता किसी और का एक्सप्रेशन रहा है। क्लियर ना? तो
इसको एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, रॉड के किसी पॉइंट पर फोर्स लगे लेकिन एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। इसको रटवा नहीं रहे हैं, अभी समय आने पे इसको प्रूव भी करा देंगे कि कैसे आ रहा है। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, कोई इसका बहुत अभी जोर नहीं पड़ेगा। फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पर लग नहीं रहा है, मतलब एक ऊपर लग रहा है नीचे। प्रैक्टिकली देखा है तो एक्सीलरेशन उतना नहीं आएगा, वो तो रोटेट कर रहा है। अब ज़्यादा मिक्स कराएंगे तो कंफ्यूजन आप ही को होगा, हमको तो आंसर हमको दे ही देंगे। जैसे उसमें जैसे दोनों कंसीडर करेंगे तो रोटेशनल पार्ट आएगा, जो रोटेशन चैप्टर पढ़ना है इस चैप्टर के जस्ट बाद, तो उसका और इसका कॉन्सेप्ट मिक्स होगा उसमें। सर जो आपका एक्सीलरेशन लिखा है वो अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगता है तब ना होता है कि किसी भी पॉइंट पर लगे तब। इसका आंसर तब मिलता है जब हम अभी इसके बाद एक हेडिंग आएगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम डिराइव करवाएंगे तो उस डेरिवेशन से उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब अभी इस क्वेश्चन को दिमाग में दबा कर रखना है, अभी ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आज जो लेक्चर चलेगा उसमें इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस 3 एग्जाम्पल ले लिए समझने के लिए कि सेंटर ऑफ मास का क्या इंपॉर्टेंस है, और मोशन में सेंटर ऑफ मास का ही मोशन देखते हैं। ये भी लिखा जा सकता है, जैसे अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी रॉड को या जिसको भी, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, भले रॉड रोटेट करते हुए जाएगा लेकिन जो पाथ पैराबोलिक होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। दो पॉइंट लिख लीजिए। ये पॉइंट लिख लीजिए और एक पॉइंट इसको लिख लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये दिया जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज होल मास ऑफ सिस्टम is assumed, whole mass of the system is assumed to concentrated at that point. Center of mass of the system is defined as whole mass of the system is assumed to concentrated at that point. मतलब उस पॉइंट पर पूरे मास को हम कंसंट्रेटेड ये एज्यूम कर सकते हैं। कहाँ पर? सेंटर ऑफ मास पर।
होगी। देख कैसे इसको जो है सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम में कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई भी सिस्टम जो है या कोई भी बॉडी जो है वो दो तरीके में, दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। एक जिसमें मास जो है वो अलग अलग होगा, जैसे m1 किसी एक पॉइंट पर है, फिर m2 किसी दूसरे पॉइंट पर है, m3 m4, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास। मतलब सभी मास जब अलग अलग होते हैं तो उसको डिस्क्रीट मास बोल सकते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी बॉडी में मास जो है लगातार कंटिन्यूअस ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लगातार। क्लियर ना? तो डिस्क्रीट मास सिस्टम ये होगा जहां पर अलग अलग जगह मास पाया जाएगा। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या होता है कि लगातार मास जो है वो पाया जाएगा। क्लियर? इसमें डिस्क्रीट नहीं होता, अलग अलग नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोग सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट मास का कैसे निकालेंगे उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो है अभी हेडिंग दे दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। होगी? देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सिस डिफाइन करना होगा, कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होगा। मान लेते हैं एक्स और वाई, वैसे ही जेड भी हो सकता है, जो 3D में दिखाना पड़ेगा इधर की तरफ। मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर m1 मास और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, और इसी तरीके से कोई सेकेंड मास है m2 जो इस साइड इधर लोकेट हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। इस तरीके से बाकी भी मास ले सकते हैं, ये n तक जा सकता है, इनफिनाइट तक भी जा सकता है। तो अगर इस तरीके से दिया रहेगा एक्स वाई जेड सिस्टम में, तो अगर हम यहाँ पर इसका पोजीशन डिफाइन करें तो इसका पोजीशन क्या हो सकता है, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसको मान सकते हैं r1 पोजीशन। उसी तरह से इसका पोजीशन हो जाएगा r2 पोजीशन। अगर कोई mn है, मतलब nth मास है, तो उसका जो यहाँ पर पोजीशन होगा वो rn नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2। इस तरीके से जितने भी मास होंगे सभी का पोजीशन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये जो है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर दिया रहता है मास का डिटेल या जो भी डाटा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला नोट करिए, तो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला किस चीज का है, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा उसका एक फॉर्मूला है डिस्क्रीट मास के लिए, जब मास जो है वो अलग अलग रखा रहेगा।
इसी पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन किया जाए, फार्मूला हमें पता है m1 r1 प्लस m2 r2 डैश डैश जितने मास होंगे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ऐसे जितने भी मास होंगे वो देगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम बात करें फर्स्ट m1 इक्वल टू 2 kg का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू, तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर 2i कैप, पहले वाले का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप, तो k कैप होगा नहीं। उसी तरीके से अगर दूसरे मास का देखा जाए m2 इक्वल टू 3 kg का, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में? तो यहाँ पर है, अब 0 है तो i कैप लिखेंगे नहीं, यहाँ ये लिखना है, कंफ्यूजन अगर नहीं होना है तो कंफ्यूजन नहीं होना है तो इसमें क्या लिखेंगे 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और लास्ट बचा m3 मास जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5 kg, इसका जो आखिरी पोजीशन होगा हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। हमें वेक्टर के फॉर्म में मिल गया है, अब हम फॉर्मूले में रख करके आंसर ला सकते हैं। RCM इक्वल टू हो जाएगा m1 r1, m1 हो जाएगा 2 kg, r1 हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप माइनस j कैप, 0 लेकर का बढ़ाएगा कैलकुलेशन, इसमें m2 हो जाएगा 3 kg और ये हो जाएगा 2j कैप प्लस k कैप प्लस m3 हो जाएगा 5 kg 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, टोटल डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा 10 kg। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सभी i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे और k को k के साथ। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, ये 4 आएगा 4i कैप और ये आएगा 6, नहीं ये तो j कैप है, और ये आएगा 15i कैप, तो जाएगा 4 और 15 19i कैप प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2j कैप और यहाँ पर 6j कैप, माइनस 2 और 6 मतलब 4j कैप और ये 10j कैप 14j कैप हो जाएगा प्लस k कैप कितना आएगा 3k कैप यहाँ पर है और 25k कैप यहाँ पर, तो आ जाएगा 3 प्लस 25 28 k कैप डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 1.9 i कैप, 10 को सभी में डिवाइड कर देंगे प्लस 1.4 j कैप प्लस 2.8 k कैप। यूनिट तो मीटर में ही आएगा क्योंकि पोजीशन बताना था सेंटर ऑफ मास का। नोट कर लीजिए फिर आगे। हो गया, अब देखिए इसमें नेक्स्ट। अच्छा, इसी जो r1 r2 जो पोजीशन वेक्टर है उसको
अगर हम लोग आई जे के फॉर्म में देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, ये क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी तरीके से प्लस अगर m2 को लिखें m2 इंटू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप डैश डैश जितने भी होंगे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस जितने भी मास होंगे। अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा वो भी आई जे के में आएगा, क्योंकि आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है सभी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो इसका भी रिजल्ट आएगा आई जे के फॉर्म में, मतलब एक्सियम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेडसीएम के कैप। इसको भी लिखना चाहें तो x के डायरेक्शन में ये डिनोट करेगा, y के डायरेक्शन में ये और z के डायरेक्शन में ये। तो केवल एक्सियम की बात करें, x के डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास, तो जितना भी x वाला पार्ट है उसको लेना पड़ेगा सभी में। और अगर वाईसीएम मतलब y के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो केवल y का पार्ट लेना पड़ेगा, j का पार्ट लेना पड़ेगा, वैसे ही z के लिए। तो अगर अलग अलग हम देखना चाहें सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, तो वो क्या बनकर आएगा यहाँ से बनकर आएगा m1 x1 प्लस m2 x2, इस तरीके जितने भी मास होंगे इनटू उसका पोजीशन x के डायरेक्शन वाला डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से जितने मास होंगे ये x के डायरेक्शन में। अच्छा, वैसे अगर y के डायरेक्शन लिखना हो तो y के डायरेक्शन का भी लिखा जा सकता है, यही फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। वहां लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जितने भी होंगे। अच्छा, इसको लिखने का और तरीका होता है x के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, देखिए ये जो बीच में प्लस लगा है मतलब समेशन को डिनोट करने का तरीका ये होता है, जो बीच में प्लस लगा है उसका मतलब समेशन होता है। समेशन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोलेंगे यहाँ पर लिखने का तरीका mi xi, जहाँ पर i क्या है, i बदलने वाला है, i जो है कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, वगैरह वगैरह। क्लियर? इसलिए यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है कि n इज इक्वल टू 1 टू i। ये बुक में ऐसा आपको सिंबल मिलेगा फॉर्मूले का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर i है वो यहाँ पर जो है नहीं, i इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक, n तक जा रहा है। i का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे, n तक रखेंगे, डिवाइडेड बाई ये तो टोटल मास हो जाएगा। इसको भी लिखा जा सकता है लेकिन आना टोटल मास ही है तो टोटल मास लिख देते हैं। क्लियर ना? तो ऐसे बुक में इसका कोई मैथमेटिकली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस बुक में ऐसा लिखा मिलेगा तो डरना नहीं है, बस ये इसी का एक शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर ना? तो लिख लीजिए, मतलब ये भी एक तरीका पता हो डिनोट करने का। और वैसे वाईसीएम को लिखना होगा तो वाईसीएम इक्वल टू हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डैश डैश बाई m1 प्लस m2 डैश डैश। एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा।
इसको सॉल्व करके कितना है? हो गया होगा। इसको एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर ना? हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 मीन्स 2 kg एंड 3 kg 5 kg। और m1 मास जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और m2 जिसका 3 kg मास है उसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है कितना होगा। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेंटर मास ऑफ द पोजीशन इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आंसर दे देगा। आरसीएम ये 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 kg प्लस 3 kg। ये आ जाएगा इसका इक्वल टू m1 r1। डायरेक्ट वाला पुट कर देना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना। m1 आ जाएगा 2 kg और पोजीशन आ जाएगा r1 इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ पर m2 3 kg। बाकी पोजीशन वेक्टर सेकंड वाले का पूछ रहा है। अब इसको घटा लेंगे इसमें। ये आ जाएगा 5 15 में से 2i कैप जाएगा 13 i कैप, और ये 5 का 25 हो जाएगा। 25 में माइनस 4j कैप इधर जाएगा तो प्लस 4j कैप तो जाएगा 29j कैप प्लस
5 इंटू 2 10, 10 और इधर हो जाएगा 2, इधर जाएगा माइनस, तो 8 के क्या ये हो गया, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा सेकेंड वाले का पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करने से पहले जो है कुछ फार्मूले का यूज पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं उसको। जैसे 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे से टिल n तक, तो अगर सबको जोड़ना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिएगा जब मेडिकल में आएगा, क्योंकि फेमस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक्सप्रेशन मिलेगा, तो एक बार याद कर लीजिए इसको, आगे भी काम आएगा। इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है नेचुरल नंबर की स्क्वायर का सम, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे टिल n का स्क्वायर, इन सबको अगर जोड़ना तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा n प्लस 1 to n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये आगे के लिए भी याद कर लेना है फॉर्मूला। ये सेंटर ऑफ मास बताना है यहाँ पर कितना होगा, ये n तक जा रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट बताना होगा। इसका सॉल्यूशन अगर करना होगा, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कोई वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। जब 1D होता है तो वहाँ पर IJK नहीं होता है, क्लियर ना, वो सिंपली हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको x एक्सिस में मान लेते हैं, तो ये एक्सियम हो जाएगा, तो एक्सियम आ जाएगा। तो मास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आगे की तरफ, फार्मूला क्या होता है m1 x1
तो मास तो m है m1 का, x1 कितना हो जाएगा l हो जाएगा, प्लस m2 2m और x2 हो जाएगा 12 प्लस डैश डैश, इसका n वाले टर्म को लिखेंगे तो nm मास हो जाएगा, और किस पोजीशन पर होगा xm होगा nl डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस डैश डैश nm। तो ये सभी में जो है ml कॉमन निकल रहा है तो बाहर निकाल लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा ये 1 है तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जब 3 लिखा रहता तो 3 का भी स्क्वायर होता, और ये m है तो m का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से m कॉमन लेंगे, हम इसलिए अलग से फॉर्मूला लिखवा दिए थे क्योंकि यहाँ पे यूज पड़ेगा उसी फॉर्मूले का। यहाँ से जाएगा m से m कैंसिल, l बचेगा और ये जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई n नेचुरल नंबर होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखिए n प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, 2 6 को कैंसिल करेगा, ये l n 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा n से n भी कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई 3, यही होगा सेंटर ऑफ मास। नोट कर लीजिए। कैंसिल हो गया। यस सर। इसका मतलब क्या है, m1 मास से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, m1 के पोजीशन के रिस्पेक्ट में।
m1 से पूछ रहा है तो वहीं पर ओरिजिन मान लेते हैं। और जैसे इसको ओरिजिन मानेंगे तो इसके कितना आगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर x एक्सिस होगा तो ये d डिस्टेंस उनके बीच का, तो जगह d का 0। देखिए y में तो सेंटर ऑफ मास तो 0 ही आएगा, क्योंकि m1 का भी मास कोऑर्डिनेट वही है और m2 का भी कोऑर्डिनेट वही है। तो ycm में निकालना है, xcm निकाल ली, कितना जाएगा m1 into x1 0 है प्लस m2 x2d है डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहां से आ गया m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहाँ से जो है कुछ पॉइंट हमें नोट भी करना है, याद भी करना है। जैसे m1 m2 दो मास है, उनके बीच का डिस्टेंस d है। अगर m1 से पूछा जाएगा, मान लेते हैं वो r1 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है और इस वाले से r2 डिस्टेंस पर है, तो जिस मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा जाएगा उससे दूर वाला मास ऊपर रखेंगे। मतलब अगर r1 पूछा जा रहा है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है, तो इस मास से जो दूर वाला मास होगा, लेकिन ये वैलिड होगा केवल दो मास सिस्टम में। अगर तीन मास सिस्टम आएगा तब ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। क्लियर ना? दो मास सिस्टम, चूंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आगे करवाएंगे भी, और ज़्यादातर जो एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन पूछता है मेडिकल में, उसमें दो पार्ट का ही, मतलब दो ही मास लेता है। क्लियर ना? आगे क्वेश्चन करवाएंगे उसको, इसलिए फेमस है, इसलिए याद करना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दूर वाला मास है, और यहाँ पर जाएगा टोटल डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो r2 डिस्टेंस, अब वो हो जाएगा, तो जिधर से पूछा जाएगा उससे दूर वाला मास ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो एक दो प्रॉपर्टीज में आ सकता है। पहला तो ये कि जैसे अगर m1 और m2 में कंडीशन दे दिया if m1 जो है वो ज्यादा है m2 से, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट, ज्यादा मतलब ये ज्यादा हैवी होगा, ये उसके कंपैरिजन में हल्का मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, हैवी मास की तरफ या लाइटर मास की तरफ, हल्के मास की तरफ। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो है, अगर हम लोग इसका रेशियो लेना चाहें r1 बाई r2, तो ये आएगा m2 बाई m1। क्लियर ना? मतलब कि इसका डिस्टेंस का रेशियो उसके मास के रेशियो के जस्ट उल्टा है। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका r1 ज्यादा होगा, तो m2 मास ज्यादा होगा तो r1 ज्यादा होगा, r1 ज्यादा होने के मतलब m2 के पास चला जाएगा। क्लियर ना? तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हैवियर मास है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है सेंटर ऑफ मास will lie near to heavier mass। इसको नोट कर लिया ना?
ये हो गया। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखे हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m1r1 = m2r2। पहला चीज तो ये, इसको बक्से के अंदर बंद भी कर लेना है और उसका कैसे याद करना, कैसे एप्लीकेशन आगे यूज करेंगे अभी बताते हैं। इसको लिख लीजिए ऐसे m1r1 ये बराबर होगा m2r2 के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास से जितने डिस्टेंस पर ये मास है उस डिस्टेंस को उस मास से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर आएगा सेंटर ऑफ मास से जो दूसरा वाला मास है उसके डिस्टेंस को उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वही है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जितना है वो उसके मास में मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले को दूसरे वाले मल्टीप्लाई करना, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये दो पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड होगा m1r1 = m2r2। अच्छा, अगर हैवियर मास के नजदीक है सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब कि ज्यादा हैवियर इसको माना गया है तो उसके नजदीक होगा, उसके नजदीक होने वाला भी कम हो जाएगा, इसके नजदीक होने वाला r1 कम, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि r1 is less than r2। अब जैसे इसी पर मान लेते हैं क्वेश्चन है 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक थर्टी मीटर पर है, तो यहां बताना है फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर ही रख करके कर सकते हैं जो इसके पहले याद करवाए थे। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg, क्या फॉर्मूला बताए थे? जिसके तरफ से सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा क्या फॉर्मूला बताए थे, क्या याद करने के लिए? उससे 2 kg से पूछा जा रहा है तो इससे दूर वाला मास ऊपर रखेंगे 3 kg और इनटू ऊपर क्या होता था मास तो आ ही गया, टोटल मास नीचे होता है तो 2 + 3 ये हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस यहाँ होगा 30, ये आ जाएगा 5 6 से कटेगा और ये आ जाएगा 18 मीटर। सिर्फ 2 kg ब्लॉक से 18 मीटर पर सिर्फ 2 ब्लॉक सिस्टम में। हाँ, ये वैलिड केवल 2 ब्लॉक सिस्टम पे है, 3 या 4 पे नहीं वैलिड होगा। टू ब्लॉक के सिस्टम में सब याद करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नीट में स्पेशली। 3-4 से रिलेटेड नहीं आएगा, आएगा तो अलग तरीके का आएगा, इस टाइप का नहीं आएगा, ये स्पेशली आता है एग्जाम में नीट जेईई किसी में भी, इसलिए इसको मैं याद करवा रहा हूँ कुछ रिजल्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान देना है, वो हम लोग के सेंटर ऑफ मास के प्रॉपर्टी में आ जाएगा। क्या? जैसे 2 kg से 18 मीटर डिस्टेंस आगे जाने पर कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करेगा? जैसे ये जो रिजल्ट याद करवाए थे m1d / m1 + m2, लेकिन ये डिस्टेंस कहां से आया था? r2 वाला जो डिस्टेंस था उसके लिए था ये। तो हम लोग इसको जब सॉल्व किए थे याद होगा सॉल्यूशन जस्ट इसके पहले वाले में कि m1 यहाँ था m2 यहाँ था, तो हम क्या बोले थे 0,0 ले लेते यहाँ पर ओरिजिन, जब ओरिजिन 0,0 लिए थे यहाँ पर d,0 क्या बना? इसका कोऑर्डिनेट बन गया। तो हम लोग तो सॉल्यूशन लाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट 0,0 वगैरह वगैरह, क्लियर ना? उसी अकॉर्डिंग बाकी मास का कोऑर्डिनेट लिख करके तब फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं। किस फॉर्मूले में? m1r1 + m2r2 जैसे डिवाइड बाय m2। तो अगर यहाँ से बोला जाए कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करेगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको।
क्या इन दोनों मास सिस्टम का, दोनों के मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा? लोकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं डिपेंड करेगा। लोकेशन तो हमेशा इन दोनों का यहीं पर रहेगा, क्लियर ना? अच्छा, क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, क्या वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा? एक ये पूछेगा, पूछा है, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। दो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक लोकेशन, एक पोजीशन। तो बोलेंगे कि इन दोनों मास सिस्टम का जो लोकेशन है वो हमेशा 2 kg से 18 डिस्टेंस पर और 3 kg से 12 मीटर के डिस्टेंस पर पाया जाएगा, लोकेशन। लेकिन पोजीशन जो है वो तो बदल सकता है। ऑब्जर्वर यहां आ गया, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन ये होगा। मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहां ना होकर के देखने वाला ऑब्जर्वर यहां बैठ गया, तो यहां से जब सेंटर ऑफ मास को देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आएगा? ये आएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर अलग है, ये पोजीशन वेक्टर अलग है। इसका मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो चेंज करेगा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। लेकिन लोकेशन ऑफ सिस्टम, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये ऑब्जर्वर पर नहीं डिपेंड करेगा, पोजीशन डिपेंड करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, ये यहीं पर आंसर लिखने के बाद लिख लेंगे, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Location of center of mass of the system does not depend on coordinate system. But position of center of mass will change. Position of center of mass will change with coordinate system. With coordinate system. अच्छा, इसमें जैसे मार्कर का जो है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा लेकिन जो यहीं पर लिखवा देते हैं, फिर आगे रिलेट कर लेंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे। तो जैसे मार्कर या रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में कहीं होगा, अगर हम पढ़ाएंगे तो उसे बता देंगे, बीच में होता है, क्लियर ना? इस रॉड के मिड पॉइंट पर होता है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास उस मास के अंदर ही होता है। तो क्या इससे ये दिमाग में बैठा लेंगे क्या कि सेंटर ऑफ मास हमेशा मास के अंदर लाई करेगा या मास के बाहर भी लाई कर सकता है? जैसे 2 kg और 3 kg का जो सेंटर ऑफ मास है वो ना 3 kg के अंदर है ना 2 kg के अंदर है, मतलब मास के अंदर नहीं सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास मास के बाहर भी लाई कर सकता है, क्लियर ना? अभी आगे पढ़ाएंगे। जैसे हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग, तो हाफ रिंग में जो मास है वो इसमें फैला हुआ है ना, जो मास है वो इसमें है, वही सेंटर ऑफ मास से यहाँ मिलेगा। जब पढ़ाएंगे, इसको कैलकुलेशन कराएंगे तो बताएंगे, यहाँ मिलेगा। तो ये यहाँ जहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वहाँ पर तो मास है ही नहीं। तो ये मतलब हम लोग दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा मास के अंदर मिलेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट it is not necessary that center of mass lie in the mass. It is not necessary that center of mass lie
in mass. Center of mass lie in the mass. It may be outside the mass. It may be outside the mass. अब जैसे यहाँ पर जो रिजल्ट अभी मिला था M1 और M2 है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास, और ये मान लेते हैं R1 और ये R2 है। रिजल्ट ये मिला था सेंटर ऑफ मास से जो मास यहाँ पर रखा हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस वो मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से, और सेंटर ऑफ मास से जो दूसरे मास के बीच का डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से, और दोनों बराबर होंगे। क्लियर ना? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये है, क्वेश्चन समझा दे रहा है फिर लिखवा देते हैं। जैसे हम M1 को यहाँ से शिफ्ट किया कुछ x1 डिस्टेंस, क्लियर? तो हम M2 मास को कितना शिफ्ट करें और किधर शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास न बदले। मतलब M1 को शिफ्ट किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस x1, देन M2 का कितना डिस्टेंस शिफ्टिंग हो और किधर हो जिससे कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर पहले था वहां अभी भी रहे। क्लियर ना? तो इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेकिन पोजीशन नहीं चेंज चाहिए। हाँ, हम उसे लिखवा देते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। लिखिए, हाँ, सेंटर ऑफ पोजीशन बदलना नहीं चाहिए। Two masses M1 and M2. Two masses M1 and M2 are placed at a certain distance. Are placed at certain distance. If the mass M1 is displaced by, if the mass M1 is displaced by distance x1 towards the center of mass, if the mass M1 is displaced by distance x1 towards center of mass, then find the displacement of the second mass. Then find the displacement of the second mass such that location of center of mass does not change. Such that location of center of mass does not change.